इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। ट्रिपल टेस्ट के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रिपल टेस्ट के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट अब कराया जाएगा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ने ये जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कोर्ट की ओर से हाल ही में फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करा लिए जाए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। पहले अध्ययन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री का ये बड़ा निर्देश, जहां ट्रिपल टेस्ट के लिए 5 सदस्यीय आयोग को गठित कर दिया गया है। और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। शैलेश, जहां तक मुझे याद है, कोर्ट ने एक क्लॉज भी दिया था कि ट्रिपल टेस्ट तो करवाया जा सकता है, लेकिन वो इस चुनाव पर लागू नहीं होता है। वो आगे आप कोई भी चुनाव होगा उस पर लागू कर सकते हैं, या तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवा लीजिए, या फिर ये जो क्लॉज है ये लागू नहीं होता। इसको जरा समझाएं और बताएं, क्या सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं, क्या वो क्लॉज ध्यान में रखा गया है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जो आयोग का गठन किया गया, अधिसूचना देखिए नगर विकास विभाग ने जारी भी कर दी है। इसमें देखिए एक चीज़ आप ध्यान कीजिए, जब मुख्यमंत्री ने कल इस बात का ऐलान किया, ये बोला कोर्ट का फैसला आने के बाद कि सरकार जो है वो आयोग का गठन भी करेगी, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट भी कराएगी, जो ओबीसी का आरक्षण है उसका निर्धारण होगा, तब निकाय चुनाव होंगे। लेकिन इसके बाद एक बात और कही गई कि जरूरत पड़ी तो जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसको लेकर पहले विधि विशेषज्ञों से चर्चा होगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यानी कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसमें यह कहा गया कि 31 जनवरी से पहले चुनाव कराएं। लेकिन अगर देखिए आप इस पूरी चीजों को टेक्निकली, तो अगर आयोग के माध्यम से जो प्रक्रिया उसको अपनाते हैं तो ये संभव नहीं है इतनी जल्दी। ऐसे में एक चीज जो साफ कर दी गई वो ये कि चुनाव तो तभी कराएगी सरकार, जो सरकार ने कहा वो ये कि हम तभी है कि ओबीसी वर्ग को साथ लेकर ही चलेगी और उसके बाद ही चुनाव सरकार कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित होने से पहले निकाय चुनाव में विपक्ष ने एक सुर में भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं भाजपा विपक्ष पर साजिश का आरोप लगा रही है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए योगी सरकार की ओर से जारी की गई ओबीसी आरक्षण की फाइनल सूची को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर विपक्ष के दल भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। सपा हो या फिर कांग्रेस, तर्क है अगर ओबीसी आरक्षण के पक्ष में होती तो आयोग का गठन पहले ही कर दिया गया होता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है और आरक्षण किसी रूप में हो, नौकरी के आरक्षण के खिलाफ है ये, और आरक्षण का मतलब क्या हुआ, पिछड़े दलित के खिलाफ ही है। ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। विपक्ष के इन आरोपों पर भाजपा भी आक्रामक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा ने निकाय चुनाव में देरी कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने की साजिश रची। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण विधि सम्मत आरक्षण के आधार पर सरकार चुनाव संपन्न कराएगी। जाहिर है भाजपा किसी भी सूरत में ओबीसी विरोधी नहीं दिखना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ओबीसी वर्ग के बीच भाजपा का जनाधार खिसक सकता है। निकाय चुनाव से लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के अदालती फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर बड़ा निर्णय लिया है। सपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब पार्टी गांव-गांव जाएगी। पार्टी ने हर विधानसभा में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा करके समय से चुनाव करा देते, जनता को गुमराह न करते। आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराए जाने पर हल्ला बोल का ऐलान किया है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। पार्टी ने यूपी के सभी जिलों में 2 जनवरी को आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से आंदोलन करने का ऐलान किया है। मतलब साफ है, विपक्ष इस मुद्दे में बड़ी संभावनाएं तलाश रहा है और दोनों पार्टियां ओबीसी वर्ग को जोड़ने का मौका मान रही हैं।
2024 को लेकर महागठबंधन की चर्चा के बीच अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कहा, अगर भाजपा को हराना है तो सभी को साथ आना होगा। पल्लवी पटेल ने ये बयान एबीपी गंगा की कार्यक्रम महापंचायत के मंच पर दिया। पल्लवी पटेल ने कहा कि हिंदुत्व की भावना पर सवार भाजपा को तभी हराया जा सकता है जब पूरा विपक्ष एक साथ हो। बिखरा हुआ विपक्ष के साथ भाजपा को हराना असंभव है। कि सबको अपने जो निजी स्वार्थ है उन सबको किनारे रख करके देश के हित में और बेहतर राजनीति के हित में सबको एक साथ आना चाहिए और इस प्रकार से विकल्प तैयार करना चाहिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सके हर एक रणनीति। आपको लगता है कि बिना इकट्ठा हुए भाजपा को हराना असंभव है? असंभव हाँ कह सकते हैं। पल्लवी पटेल का बयान ऐसे समय में आया है जब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग दलों की ओर से कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव दिल्ली से महागठबंधन की वकालत कर चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्षी दलों को साथ लेने की कवायद में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के दलों का साथ जोड़ने के लिए विपक्ष के दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई सूरत बनती नहीं दिख रही जो विपक्ष के तमाम दलों को एक मंच पर लेकर आती दिखाई दे। भाजपा कार्यकर्ता अरुण शाक्य की हत्या के मामले में अखिलेश यादव जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा कार्यकर्ता अरुण शाक्य की हत्या पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरुण शाक्य की हत्या भाजपा सरकार और प्रशासन ने मिलकर कराई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। विधायक ने उस प्रधान की कितनी बार जाँच कराई, उसकी पावर सीज कराई, उसके तमाम कामों की जांच कराते रहे। आखिरकार उसकी पावर किसने छीनी और छीन करके किसको अधिकार दे दिए आपने? जो चुनाव हारा उसको। तो झगड़ा कराया है बीजेपी ने और प्रशासन ने। अगर हत्या का कोई दोषी है तो प्रशासन है। बीती 15 दिसंबर को कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के नरुइया गांव में पूर्व प्रधान अरुण शाक्य की मारपीट के बाद हत्या कर दी गई थी, जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया था कि हत्या आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। भाजपा के इन आरोपों पर सियासत जारी है। बीती 23 दिसंबर को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, जबकि 25 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने मुलाकात की बात कही है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान पर ब्रेक है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने अभियान को तेज करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से लोग परेशान हैं। लोग टीका लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। इसे लगवाने के लिए आए थे, वो नहीं है यहाँ पर, और जी जब तक के आएगी तो लगने की भी नहीं, और जी उसकी जरूरत भी है। रुड़की के सरकारी अस्पताल समेत ज्यादातर अस्पतालों ने बूस्टर डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक बूस्टर डोज उपलब्ध नहीं हो पाई है। 17 लोगों ने अपना वैक्सीन लगवाई है और जो कोविशील्ड की वायल्स हैं वो भी हमें जल्दी भारत सरकार से प्राप्त हो जाएंगी। दरअसल उत्तराखंड में 25% लोगों ने अब तक बूस्टर डोज लगवाई है। 75% लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है। 12 साल से ऊपर के सभी आयु वर्ग में 25% लोगों ने ही तीसरा टीका लिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के 60% बुजुर्गों को तीसरी खुराक लगी है। चीन समेत कई देशों में कोविड ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लिया है, जबकि भारत में स्थिति ठीक है। बावजूद इसके हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। नया साल आने वाला है। पहाड़ पर पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले लोगों के मन में एक कसक भी है। लोग लंबी रोपवे से हिमालय की वादियों का दीदार कर रहे हैं। 800 मीटर लंबे चेयर लिफ्ट से औली की वादियों का मजा ले रहे हैं। लोग हॉर्स राइडिंग और पैदल गोरसो बुग्याल पहुंच रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली पर्यटकों से गुलजार है। यहां पहुंचने वाले लोग वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन औली में बर्फबारी नहीं होने से मायूसी भी है। चमोली के हिल स्टेशनों पर भी लोगों की भीड़ है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं होने से रौनक में थोड़ी सी कमी है। अगर समय पर बर्फबारी हो जाती तो यहाँ का नजारा कुछ और ही होता। न्यू ईयर के जश्न के लिए उत्तराखंड के औली जोशीमठ में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। उम्मीद है अगले 2 दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। अभी होटल लगभग बुक हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच 2023 के आगाज के साथ ही एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। कोविड के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नए साल के जश्न के साथ साथ जिंदगी की सुरक्षा भी जरूरी है। इन दिनों मसूरी में विंटर कार्निवाल चल रहा है, जहां पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की दूसरी शाम पद्मश्री प्रीतम भरतवाण के नाम रही। जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण के जागर गीतों ने ऐसा समा बांधा कि कार्यक्रम में मौजूद लोग खुद को रोक नहीं सके। लोगों ने जमकर लोक गीतों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रीतम भरतवाण को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। विंटर कार्निवल का फेस्टिवल यहाँ पर होना, जहाँ एक और पर्यटकों को आकर्षित करता है, साथ ही स्थानीय होटल्स और बहुत सारे व्यवसाय के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। ये बहुत प्रीतम भरतवाण के साथ साथ गायिका सीमा पंगरियाल ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। दरअसल मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के जरिए स्थानीय कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होते हैं। इस तरह के आयोजनों से प्रदेश की छटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार। विंटर लाइन कार्निवल का आगाज सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आजम खान का आवास आकाश सक्सेना को दिया गया है। भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना को सरकारी आवास मिला है, जो अब तक आजम खान के पास था। आजम खान का 34B आवास आकाश सक्सेना को दिया गया है। 34B दारुल शफा में रहेंगे। रामपुर से भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना, पहले आजम खान का सरकारी आवास था 34B दारुल शफा। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हैं। शैलेश, 10 बार के विधायक आजम खान और इस बार चुनाव हार गए। हालांकि उनकी सदस्यता जाने के बाद उन्होंने आसिम राजा को फिर से उतारा, लेकिन उनके लिए बड़ा सेटबैक है और आकाश सक्सेना के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि आजम खान से ही कभी उन्होंने हार का सामना किया था। देखिए, निश्चित रूप से पहले आकाश सक्सेना ने आजम खान की गढ़ यानी रामपुर सीट पर कमल खिलाया, यानी आजम खान से उनकी सीट ले ली। और अब अगर देखें तो आजम खान का जो सरकारी आवास 34 दारुल शफा में उनका जो सरकारी आवास, वो भी अब आकाश सक्सेना को ही अलॉट किया गया है। जो राज्य संपत्ति विभाग है उसकी तरफ से बतौर विधायक आकाश सक्सेना जबकि अब विधायक है तो उनको बतौर सरकारी आवास ये आवंटित किया गया है। और आज ही इसकी जानकारी भी उनको दी गई थी और इसको लेकर हमारी आकाश सक्सेना से काफी उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही हमें इस बारे में जानकारी मिली है। जहाँ तक बात करें, देखिए ये आवास 34B बहुत ही चर्चित आवास है। कई बार ये चर्चा में रहता था कि कभी कोई नाराजगी हो या रूटों को मनाने की बात हो तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं। जब अखिलेश यादव हुआ करते थे, बताया था, वो भी आते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें जो आवास है, यहाँ पर जब अभी कुछ समय पहले आजम खान जेल में थे तो जेल से छूटने के बाद भी वो अपने इसी आवास पर आकर रुकते थे। उनके जो विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम वो यहाँ पर रुकते थे उनके साथ में, और यही आवास अब आकाश सक्सेना को आवंटित हुआ है। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा वार किया, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। दरअसल सपा नेता दीपनारायण यादव, विधायक इरफान सोलंकी और आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार को निशाना बना रहे हैं। जालौन में अखिलेश यादव ने कहा, सपा को कमजोर करने के लिए सरकार झूठे मुकदमे लगा रही है। समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेल भरने वाले इस अल्टीमेटम पर एपीपी गंगा के कार्यक्रम महापंचायत के मंच पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कार्रवाई अपराधियों और भू माफियाओं पर हो रही है, अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कहने की बुलडोजर चल रहा है। अरे किसी शरीफ आदमी के किसी बिल्डिंग को कोई गिराया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। पूर्ववर्ती सरकारों में डिरेल हुई व्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि 8 साल पुराने केस में इरफान सोलंकी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2014 में कानपुर में मेडिकल कॉलेज कांड में पुलिस दोबारा जांच शुरू कर सकती है। हालांकि मेडिकल कॉलेज कांड की दोबारा जांच पर पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जो मामले अभी हमने दर्ज किए हैं हम उसकी विवेचना कर रहे हैं और उसकी विवेचना करके हम माननीय न्यायालय को दे देंगे। 2014 में कानपुर मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर इरफान सोलंकी का डॉक्टर्स के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद इरफान सोलंकी और तत्कालीन सपा सरकार के दबाव में पुलिस मेडिकल कॉलेज कैंपस में घुस गई थी और डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस मामले में कई डॉक्टर्स पर केस दर्ज किया गया था, कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया था।
सीएम ने इसमें इंटरवीन करके न्याय तो दिया, न्याय किया, बच्चों का करियर आज बन गया। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में नई सड़क हिंसा केस में भी इरफान सोलंकी की भूमिका की पुलिस जांच कर सकती है। इरफान सोलंकी पर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि अब तक 42 शिकायतें मिल चुकी हैं। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्तार अंसारी ने शाराना अंदाज में अपनी बात रखी। कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन। ईडी की कस्टडी रिमांड खत्म होने पर स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद मुख्तार अंसारी जब बाहर आया तो उसने कुछ इसी अंदाज में अपने ऊपर हो रही कानूनी कार्रवाई पर तंज कसा। मुख्तार अंसारी को 15 दिनों की कस्टडी रिमांड के बाद प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि पेशी के दौरान ईडी की ओर से मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ाई जाने की मांग नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेज दिया है। उधर मुख्तार अंसारी के शायराना अंदाज पर जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। इतना जरूर कह रहा हूँ कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। इसी बीच ईडी ने मुख्तार अंसारी का वॉइस टेस्ट कराने की अर्जी दाखिल की। इस मामले में 4 जनवरी को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। दुनिया डिजिटल युग के 5वें जनरेशन में पहुंच चुकी है, लेकिन सोनभद्र का ऐसा इलाका जहां 2G नेटवर्क के लिए ऊंची पहाड़ी और पेड़ की टहनियों का सहारा लेना पड़ता है। जहां एक क्लिक पर दुनिया से आप जुड़ सकते हैं, वहीं सोनभद्र जिला मुख्यालय से महज 85 किलोमीटर दूर म्योपुर, चौपन, नगवा जैसे दर्जनों गांव के लोग नेटवर्क के लिए या तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं या फिर पेड़ की टहनियों पर, तब जाकर नेटवर्क इनके काबू में आ पाता है। इन गाँव में मोबाइल फोन तकरीबन सबके पास है, लेकिन नेटवर्क नदारद है। 108 नंबर पर हम कॉल करना चाहेंगे तो बात नहीं हो पाता है, या बच्चे जिन लोगों के स्मार्टफोन मिला हुआ है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो लोग अगर पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कि नेटवर्क के बहुत ज्यादा दिक्कत है। किसी से बात करनी हो या फिर एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं लेनी हो तो ऊंचाई पर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद नसीब से ही नेटवर्क मिल पाता है। हम अपने मोबाइल को लेकर के नेटवर्क में जाएंगे तब जाकर के आपसे संपर्क हो पाएगी। सोनभद्र के जिलाधिकारी भी मानते हैं कि जनपद में मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। अभी 34 विलेजेज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें BSNL अपने टावर लगा रहा है। उनको जमीन जो हमें चिन्हित काट के देनी थी इनको दी गई है, जिसके कारण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही मोबाइल टावर लगवाने का भरोसा भी दिलाया है। यकीनन सोनभद्र से आई ऐसी तस्वीरें डिजिटल इंडिया के सपनों पर ग्रहण जैसी दिखती हैं। जिस पुलिसिंग व्यवस्था के लाख दावे किए जाते हैं, उस बेजोड़ पुलिस के दावों की तब हवा निकल गई जब संत कबीर नगर में DIG के निरीक्षण के दौरान हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। दरअसल बस्ती मंडल के DIG RK भारद्वाज संत कबीर नगर में थानों का निरीक्षण करने निकले थे और इसी दौरान DIG खलीलाबाद कोतवाली पहुंचे। DIG ने थाने का निरीक्षण किया, फिर वहां तैनात पुलिस कर्मियों को सर्विस हथियार ऑपरेट कर दिखाने को कहा। हाथमा बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे, तुम डालो उधर डालेंगे ना, इसके ऊपर रख के DIG ये सब देखकर खुद दंग रह गए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। निसंदेह मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे SP साहब ने नोट किए हैं, सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी पुलिस के इस वीडियो को लेकर सरकार पर तीखा तंज कसा है और पूछा कि ठाई ठाई करने वाले योगी जी की पुलिस को ये क्या हो गया है। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां-कहां चल रहा घड़ी घड़ी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की सेहत का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और डॉक्टर से सेहत की पूरी जानकारी ली। तकरीबन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार डॉक्टर से अपनी मां की तबियत का अपडेट लेते रहे। अस्पताल में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मां हीराबा की तबियत की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली के लिए निकल गए। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार हीराबा के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अस्पताल ने दोपहर हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि हीराबा की तबियत अब स्थिर है।
दरअसल मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद प्रधानमंत्री की मां को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में हीराबा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई। हीराबा के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए रुद्राभिषेक भी किया गया। इसके अलावा वाराणसी में भी हीराबा के जल्द ठीक होने के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी लगातार टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया ने इस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। जब तक चल रही है जब नहीं काम करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ एक ही टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बावजूद राहुल गांधी की टी-शर्ट वाली तस्वीरें न सिर्फ छाई हुई हैं, बल्कि हर तरफ इसे लेकर चर्चा है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि इतनी ठंड में राहुल गांधी कैसे सिर्फ टी-शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? जब एबीपी नेटवर्क ने राहुल गांधी से उनकी टी-शर्ट को लेकर सवाल किया तो सुनिए उनका मजेदार जवाब। जब तक चल रही है जब नहीं काम करेंगे तो राहुल के इस टी-शर्ट वाले अंदाज पर यूपी के डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। सोशल मीडिया में कमेंट देख रहा था कि वो टी-शर्ट पहन करके चल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं जाड़े में टी-शर्ट पहन करके चलने का मंत्र बता दूंगा। कांग्रेस ने लगातार राहुल गांधी के टी-शर्ट पर सवाल उठाए जाने पर भाजपा पर भी पलटवार किया है। टी-शर्ट तो राहुल जी ने पहना, पर बीजेपी क्यों कपकपा रही है इस ठंड में, जिन्होंने सब कुछ पहना हुआ है। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत में एक बार फिर कोरोना मामलों में इजाफे का दावा पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन में आई कोविड लहर का कारण ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। ये ऐसा सब वेरिएंट है जो काफी तेजी से फैलता है और एक समय पर 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 पर दवाई और वैक्सीन कितनी असरदार है, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर स्टडी कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का आकलन है कि भारत में चीन जैसी कोरोना की लहर आने की स्थिति में संक्रमितों की तादाद अचानक बढ़ेगी, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ेगी। इस बार सरकार का लोगों पर कोई पाबंदी लगाने का इरादा नहीं है। सूत्रों ने साफ किया कि मास्क लगाने और अन्य पाबंदी लगाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सरकार का मानना है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की विकास दर 60% से आगे है। ऐसे में इन पाबंदियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।